Good morning, student. Today we will discuss a very important topic. The topic name is industrialization and education. This topic is part for your fifth unit. तो ये जो है आपके फिफ्थ यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो एजुकेशन है, औद्योगिकरण और शिक्षा, इन दोनों का क्या संबंध है, ये आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि जो हमारी शिक्षा है, ठीक है, औद्योगिकरण का शिक्षा पर प्रभाव कह सकते हो, यानी इफेक्ट है, उसके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं आपसे कि शिक्षा में औद्योगिकरण की आवश्यकता क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रभाव इस पे पड़ते हैं, उसके बारे में बताइए। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए औद्योगिकरण होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं औद्योगिकरण का, तो देखिए इसमें अगर हम औद्योगिकरण करें तो औद्योगिकरण यानी जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक साधनों का विद्रोहन करके जनजीवन के स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करोगे और यूज़ करके उनका क्या कर सकते हो कि लोगों के जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है, उसको बहुत अच्छा बना सकते हो। यह अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने का एकमात्र प्रत्यक्ष उपाय है। यानी कि हमारे जो इकोनॉमिक में जो आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, इसलिए विश्व के समस्त देश औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सभी जगह क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिससे कि ऑटोमेटिकली औद्योगिकरण की वजह से अर्थव्यवस्था में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, वो खुद ब खुद सॉल्व हो पाए। संकुचित अर्थ में औद्योगिकरण से आशय क्या हो सकता है? निर्यात उद्योगों यानी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना करना, उनके विकास से है, जिसका उद्देश्य उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करके जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। यानी कि आप एक प्रोडक्शन करते हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन है वो क्वालिटी वाइज करेंगे और बहुत लार्ज स्केल पे करेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा, और हम ज़्यादा अगर अच्छा सा प्रोडक्शन होगा तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाए, ठीक है, यानी निर्यात भी कर पाए। अगर हम एक लार्ज स्केल पे बात करें व्यापक अर्थ में, तो औद्योगिकरण का मीनिंग क्या होता है? औद्योगिकरण का मीनिंग होता है शक्ति, यंत्र यानी जो मशीन्स है, पावर है, न्यू टेक्नोलॉजी है, नवीन तकनीकी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन विधि है, ठीक है, उनके उपयोग और बड़े पैमाने पर पूंजी के विनियोग से है। यानी कि आप कितना बड़ा स्केल पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए छोटी सी डेफिनेशन में तो हमने क्या बताया कि हमारे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना, ये तो एक लिमिटेड वर्ड में हमने इसकी बात की, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे इसकी बात करें तो सब कुछ आ जाएगा, मशीन पावर वगैरह यूज करना ताकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें श्रम विभाजन एवं विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वितरण विनिमय संबंधी प्रणाली भी आती है। क्योंकि जब आप देखते हो कि जब आप कोई उत्पादन या कुछ भी चीज़ आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो वहाँ पे आपका मौद्रिक विनिमय होता है, यानी जो चीज़ आप खरीदते हो उसके बदले में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पे करना हो रहा है, यानी आप भुगतान करते हो। जब भी आप कुछ खरीदने जाओगे तो फ्री में कोई नहीं देगा आपको, उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? विनिमय संबंधी प्रणाली, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये मौद्रिक क्यों है? क्योंकि मैंने आपको मुद्रा की बात बताई। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण का अर्थ होगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्यात उद्योगों की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, वरन इनके द्वारा किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण आर्थिक परिवर्तन किया जा सकता है।
सिंपल है कि जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी, जितने ज़्यादा उद्योग होंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो अपने देश का पूरा रिक्वायरमेंट, आवश्यकता पूरी करके वो निर्यात करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, जिससे शिक्षा के औद्योगिकरण को भी शामिल किया जाता है। शिक्षा का औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परंपरागत अर्थव्यवस्था में व्यापक अवरोधों को समाप्त करके शिक्षा के किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को नवीन दिशाएं प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे अगर हम ये पूरा अगर मीनिंग पढ़ें तो देखिए जो भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थी उसके जगह हमें क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू डायरेक्शन मिल रहा है हमारी इकोनॉमी को, सोशल प्रोग्रेस मिल रही है हमारी नेशन को। देखिए उत्पादन का कार्य बहुत 50 साल पहले भी होता था, लेकिन आज में और 50 साल पहले में क्या डिफरेंस है कि हमें सारी की सारी चीज़ें क्या बनानी जाती थी, हाथ से बनानी, उसके लिए इक्विपमेंट नहीं थे, मशीन नहीं थे, न्यू टेक्निक्स नहीं थी। और आज के टाइम में हम उसी समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया उसकी वजह से। और ये परिवर्तन कौन ला रहा है उद्योगों में, ये शिक्षा लेके आ रहा है। कैसे कि पहले आप देखते हैं इतनी इंजीनियर नहीं थे, इतनी कह सकते इतनी पढ़ाई हाई लेवल की नहीं थी, तो वो इतना ही नहीं सीख पाते थे। तो आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं क्या बना रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि देखिए शिक्षा अर्जित है तो आप बहुत सारे इक्विपमेंट बना सकते हो, बहुत सारी मशीन टूल्स बना सकते हो और उससे आप औद्योगिकरण में यूज कर सकते हो। उद्योग में आप उसका यूज करोगे और उद्योग में जब आप यूज करोगे तो आपके उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है आपको? तो आप इसको दो छोटे कंसेप्ट में बता सकते हैं, एक नैरो कंसेप्ट में और एक बड़े स्तर में आपको बतानी है। क्लियर है आपको? तो जब आप छोटे यानी कि आप बिल्कुल नैरो कंसेप्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, नैरो सेंस में क्या बात आएगा, सिर्फ क्या करना है, एस्टेब्लिश और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। मेन क्या है कि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। किस में करना है, नैरो वाले कंसेप्ट में, यानी संक्षिप्त वाले में, छोटे स्तर पे बात करेंगे। और उत्पादन की क्या बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन अगर अपन ब्रॉड स्तर पे बात करें तो क्या होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। क्या लिखोगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस हो, यूज ऑफ पावर हो, मशीन्स हो, न्यू टेक्निक्स हो, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सारा होना चाहिए। डिविजन्स ऑफ लेबर, डिविजन्स ऑफ लेबर का मतलब भाई कि आप सही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर श्रम विभाजन आप अच्छे से कर रहे हैं, उसी व्यक्ति को वही कार्य दिया जा रहा है जो उसमें दक्ष है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य देना, राइट पर्सन टू राइट वर्क। तो ये आप पहले अर्थ बताएंगे। उसके बाद में देखिए एक डेफिनेशन हमें बतानी है अपने अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जैसे यूजेन स्टैलिन ने एक डेफिनेशन दी थी, क्या दिया है, उच्च उत्पादकता औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और तथा ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध है और प्रभावित होते हैं। यानी हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी और जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों ही क्या है, कनेक्टेड है, ये दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हमारे उद्योगों का विकास कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी करोगे। तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि शिक्षा में औद्योगिकरण के उद्देश्य, एम्स ऑफ द इंडस्ट्रीज इन एजुकेशन। देखिए औद्योगिकरण में शिक्षा को अपनाने के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है शिक्षा में रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। सिंपल है कि जब आप बहुत अच्छी शिक्षा ले लोगे तो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यानी शिक्षा लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी एक इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आप एजुकेशन लेंगे। क्लियर है आपको? और एजुकेशन लेने के बाद आप जब नया अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके उद्योग में सिर्फ आप अकेले नहीं रहोगे, साथ बहुत सारे लोग होंगे। तो आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको रोजगार दे रहे हो, रोजगार के अवसर दे रहे हो। क्लियर है? तो पहले अगर आपने एजुकेशन ली
देन आप अपना नई इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो और इससे क्या मिल सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके जन जीवन स्तर को उच्च बनाना, ठीक है, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम। सिंपल है कि जब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं आता है बढ़ाव आता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब देश की इनकम अच्छी होगी तो सिंपल है कि वो सरकार आपके जनता के ऊपर, यानी सरकार जनता के ऊपर भी क्या करेगी, खर्च करेगी। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन है, ठीक है, आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का विकास होगा, साथ ही साथ देश का भी। भुगतान के संतुलन की व्यवस्था को ठीक करना जिससे विदेशी विनिमय और निर्यात में क्या हो, स्थिरता बनी रहे हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि भुगतान संतुलन का, जैसे कि आप देखते हैं किसी कंपनी और इंडस्ट्री में साल के अंत में बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा किस लिए बनाया जाता है कि भाई कितनी संपत्ति है, कितना आप उसका कह सकते हैं लायबिलिटीज है, कितना दायित्व है, ठीक है, उसके लिए बनाई जाती है। लेकिन देश की बात करें तो देश में क्या पता चले कि कितना दायित्व और कितनी संपत्ति, तो ये किसको देखकर पता चलता है, भुगतान संतुलन यानी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्थिरता लाना भी एक मेन कारण है। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट को स्टेबल रखना। देखिए आप निर्यात तभी कर पाएंगे जब आप अपने देश की आवश्यकता को पूरा करेंगे, उत्पादकता को। तो देश की आवश्यकता जैसे पूरी हो रही है तो आप एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्शन है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके आपको क्या मिलेगा, आपके देश को फॉरेन करेंसी, ठीक है, विदेशी रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीओपी बैलेंस हो, एक्सपोर्ट स्टेबल हो यानी निर्यात हमारा स्थिर रहे, कभी डाउन नहीं जाए, और फॉरेन एक्सचेंज में भी क्या रहे, स्थिरता बनी रहे। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को संतुष्ट करना, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर टू अचीव नेशनल प्रेस्टीज। देखिए सभी देश के नागरिकों की इच्छा होती है कि हम अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखें। तो मेन उसको बनाए रखने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं, नई नई टेक्निक्स हैं वो लेके आए, जिससे क्या होगा, देश की जो प्रेस्टीज है, देश की जो गुडविल है वो आपकी बनी रहेगी, यानी ख्याति बनी रहेगी। तो देखिए अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप लोगों को रोजगार दे रहे हो, आपके पास अगर कह सकते हैं कि एजुकेशन है तो इससे देश में क्या होगा, आप बहुत बड़े उद्योग खोलोगे, बड़े उद्योग में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है, और भुगतान संतुलन भी सही रहेगा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी आप प्राप्त करेंगे। तो ये उद्देश्य आपको लिखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि औद्योगिकरण और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस गुड्स आर प्रोड्यूस रैपिडली इन अ मैसिव स्केल यूजिंग मशीन्स टूल्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जब औद्योगिकरण होता है तो बड़ी संख्या में उद्योगों में मशीनों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन तेजी से किया जाता है। देखिए अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज करते हो तो उत्पादन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मशीनों का क्या हो रही है, मशीनों की मांग हो रही है, आप उसका यूज करोगे। इससे क्या हो सकता है कि हमारे देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन का होगा उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार देने से लोगों को इनकम मिलेगी, और इनकम मिलने से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, इम्पैक्ट यानी कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही क्या कह रहा है, देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई द नीडेड ह्यूमन रिसोर्सेज विथ रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड स्किल टू सर्व इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी की मांग करोगे, ठीक है, रिक्विजिट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि आप जितनी ज़्यादा नॉलेज की, स्किल की मांग करोगे तो शैक्षिक जो संस्थाएं हैं इस उद्योग में आवश्यक प्रौद्योगिकी ज्ञान कौशल उपकरणों की साथ आवश्यक मानव संसाधनों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी लेती है। यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेंड करती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, उनको उनकी स्किल बढ़ाती हैं, ठीक है, और
उनकी मतलब सप्लाई कौन कर रहा है। देखिए जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उस इंडस्ट्रीज में आप जानते हैं कि दो तरह के मेन रिसोर्सेज चाहिए हमको। एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन और दूसरा होता है फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन तो जनसंख्या तो बहुत है, ठीक है, लेकिन हमें कैसा चाहिए अपनी इंडस्ट्री में स्किल पर्सन चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, यानी कि तकनीकों की जानकारी हो और उसके कौशल का विकास हो। तो इस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको प्रोवाइड कौन करता है, उसको करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपकी शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठीक है, शिक्षा की जो संस्थाएं बड़ी बड़ी बनी है वो ऐसा मानव संसाधन देती हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड कम फॉरवर्ड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो अंडरटेक रिसर्च। इसीलिए बड़ी संख्या में छात्र कहाँ जा रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में खुद को शामिल करने और अनुसंधान करने के लिए आगे आ रहे हैं, यानी कि रिसर्च। देखिए हम कोई भी अगर टेक्निक से अगर 2 साल पुरानी है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें इतना बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन हम समय समय पर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं कि अब और कौन सा टेक्निक्स लाया जा सकता है, तो इससे देश में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? तो स्टूडेंट खुद क्या कर रहे हैं, आगे आए, रिसर्च करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी देखें कौन सा उद्योग में अपना सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्लियर है आपको? बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप देखिए सबसे बड़ा औद्योगिकरण, अगर शिक्षा में शिक्षा की वजह से औद्योगिकरण आए तो सबसे बड़ा मेन क्या है, क्रिएट द जॉब। बहुत ज़्यादा जॉब है, वो आप कह सकते हैं नौकरियों की भरमार है, वो आ सकती है, ठीक है। मार्केट यानी हमारे डोमेस्टिक यानी घरेलू बाजार तो मिलेगा देश का घरेलू बाजार के साथ साथ हमें फॉरेन मार्केट भी मिलेगा, यानी विदेशी बाजार भी। यानी अगर हमारे पास जॉब होगी, हम विदेशों में माल बेच पाएंगे, तो सिंपल है कि हमारी संपत्ति यानी वेल्थ है उसमें भी ग्रोथ आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग बाइंग पावर, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की जो शक्ति है उसका भी क्या होगा, वृद्धि होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले रह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आप दूसरों पे डिपेंड रहना थोड़ा सा आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है सफिशिएंट, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपनी खुद की इंडस्ट्री ओपन करते हो तो सिंपल है दूसरों पे निर्भरता कम होगी। उसी तरह से अगर देश में सब तरह का उत्पादन हो तो देश भी दूसरे देश पे निर्भर कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो, ठीक है, रॉ मटेरियल जो आप देखते हैं कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन आप करते हो तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल की बजाय अगर आप फिनिश गुड का अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हमारे देश को ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब औद्योगिकरण के लाभ, एडवांटेज का मतलब क्या है, औद्योगिकरण के लाभ, तो क्या क्या लाभ हो सकता है, आप मन से भी लिख सकते हैं बहुत सारा कि जॉब, नई नई नौकरियों का होगा निर्माण, बाजार विस्तृत होंगे, ठीक है, विदेशी और घरेलू बाजार, संपत्ति का निर्माण होगा, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, आपकी कह सकते हैं डिपेंडेंस, निर्भरता कम होगी, ठीक है। और फिनिश गुड के बजाय अगर आप रॉ मटेरियल का घर इसका फिनिश गुड का एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमने इफेक्ट पढ़े। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अगर औद्योगिकरण अपनाया जाए तो कारखानों की जो फैक्ट्रीज है उनकी नंबर ऑफ जो संख्या है वो आप में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जो सड़क है, चिकित्सा है, इनकी सुविधाएं होगी, मनोरंजन के जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हो जाएगी, ये भी इफेक्ट हम लिख सकते हैं। शिक्षा के द्वारा शहरों और गाँव के निवासियों के जीवन यापन में अंतर में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि जो रूरल पर्सन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। जनसंख्या को व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय के
स्वरूपता, उनके क्षेत्रीय आवंटन, उचित समायोजन आवश्यक मालूम पड़ने लगेगी। यानी देखिए यहाँ पे अगर हमारे जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी कर पाएँ तो उत्पादन कर पाएँ तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी हो पाएगा। शिक्षा के द्वारा जो ग्रामीण व्यक्ति है उसमें आप देखते हैं सेल्फ रहना यानी कि आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंस, ये भी एक बढ़ोतरी होगी। सामाजिक भावना के स्थान पर जो व्यक्तिगत की भावना का उदय होने लगता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपने आप को समझें और बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। वित्त पोषण में सहायता, शिक्षा की वजह से समाज में प्रतिस्पर्धा के साथ वेतन पर कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे, यानी जो सोशल कंपटीशन है वहाँ वो बढ़ेगा कि इसने ये बिजनेस किया तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों और छात्रों के लिए कैरियर चुनने और भविष्य के अन्य विकल्प की सुविधा होगी, यानी स्टार्टअप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके एजुकेशन हो तो। कौशल युक्त उद्योग उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल जो अगर कोई व्यक्ति खुद भी स्किल्ड पर्सन है तो वो एजुकेशन की वजह से तो वो अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इम्पैक्ट हैं जो आपको करने हैं, इसमें लिखना है। स्किल इंडस्ट्री है, ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन हो कि स्किल्ड पढ़ना बनाए पर्सन को, ताकि उसकी इंडस्ट्री भी क्या हो सके, अच्छे स्किल्ड पर्सन से अच्छी डेवलप हो पाए। तो आज का जो टॉपिक था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन का रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। ओके, मिलते हैं।